आदरणीय संत जी महाराजा अजय पाल चौहान जी के स्मृति दिवस कार्यक्रम में मौजूद सभी आदरणीय बुजुर्गगण, हमारी माताएं, हमारी बहनें और सभी युवा साथियों, आप सबको मैं अपनी ओर से और मेरे साथ आए सभी साथीगणों की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं। मंच पर जो विशिष्ट अतिथि और जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराज साहब, आदरणीय संत जी, महारानी जी और भी अपने ठाकुर अतरलाल जी, सोहन सिंह जी, यशपाल राणा जी और भी जितने हमारे आदरणीय सम्मानित मंच पर आसीन हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हेलीकॉप्टर वाले भाई का करता हूं कि इन्होंने फूलों की जो बारिश की, वर्षा की, इससे जो लोगों में उत्साह और सम्मान महसूस हुआ, उसके लिए रविपाल भाई साहब, रविपाल चौहान जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझसे पहले जो वक्तागण आए, उन्होंने जो महाराजा अजय पाल जी हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया, जो हम सबके महान पूर्वज हैं। देखिए, 3 मुख्य बातों पर ही मैं अपनी बात रखूंगा। जिस उद्देश्य को लेकर आज कार्यक्रम है, जो हमारे महान पूर्वज हैं उनका स्मृति दिवस हम लोग मना रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम अपने महान पूर्वजों के स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो हम सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक देवता का ही रूप होते हैं जो हमारे महान पूर्वज हैं, और जिन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि आज लोगों को अगर बताया जाए तो उसको वो कई लोग तो असंभव मानते हैं और नामुमकिन भी मानते हैं, और ऐसा भी मानते हैं कि ऐसा शायद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो इतने बड़े कार्य हैं कि उसके ऊपर आज के समय में लोग यकीन करने में भी जो है हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे कुल में पैदा हुए, ईश्वर ने हमें ऐसे महान पूर्वजों के कुल में जन्म दिया। तो आज जो कार्यक्रम है, जैसा कि अभी वक्तागणों ने बताया कि जो इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, उस छेड़छाड़ को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इतिहास की छेड़छाड़ को ठीक करने का भी एक प्रयास जो है वो ऐसे स्मृति दिवस कार्यक्रमों से होता है। आप सबको मालूम है कि आज अनेक जो हमारे महान पूर्वज हैं उनके दूसरे समाज के हमारे भाई बंधु हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि भाई वो हमारे पूर्वज थे या हम उनके कुल के हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि एक दिन एक व्यक्ति का मेरे पास टेलीफोन आया, ये मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकली बात से अवगत कराना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ये भाई साहब, हमारे जो क्षेत्र के हमारे जो गुर्जर समाज से भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं ये तो हमारे पूर्वज हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये सच हो सकता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने कहा, भाई साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो क्षत्रिय थे, राजपूत थे,
तो मैंने कहा कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी राजपूत नहीं थे, वो राजपूत ही थे, लेकिन कोई अन्य समाज का व्यक्ति उनको अपना पूर्वज बताए तो ऐसा तो संभव है। तो उसने मुझसे कहा कि ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा इसलिए संभव है कि मैं शेर सिंह राणा, या आप सब भी यहां जो बैठे हैं, मैं शेर सिंह राणा राजपूत हूं, लेकिन अगर कोई आने वाली पीढ़ी में मेरे, मान लीजिए मेरा कोई मेरा लड़का किसी गुर्जर समाज की लड़की से शादी कर ले, तो जो उससे बच्चे पैदा होंगे या जो उनके जो मामा पक्ष के लोग होंगे, 100 साल के बाद अगर वो ये कहेंगे कि भाई शेर सिंह राणा हमारा पूर्वज है, तो वो सही है कि गलत है? भाई वो तो इस हिसाब से तो सही है ना, उनका माँ का जो पक्ष है वो यही कहेंगे ना हमारे पूर्वज हैं। लेकिन शेर सिंह राणा तो राजपूत ही है ना। तो पृथ्वीराज चौहान जी 800 साल पहले रहे, उनके जो परिवार के जो आगे जो चलने वाले लोग हैं, आपको पता है पहले राजा महाराजा अनेक शादियां करते थे, तो ऐसा संभव है कि जो आगे आने वाले जो पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने किसी गैर राजपूत में शादी करी, तो उस हिसाब से वो उनको अपना पूर्वज बोलने के हकदार तो हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी राजपूत नहीं थे ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो राजपूत थे उसको कैसे जाना जाएगा? वो जाना जाएगा पृथ्वीराज चौहान जी के पिता से और दादा से। और जिनका आज हम स्मृति दिवस मना रहे, महाराजा अजयपाल चौहान जी, जो कि उनके परदादा हैं, तो उनका जो वो किस कुल में और किस समाज में पैदा हुए, ये तो इस बात पर निर्भर है। लेकिन आगे अगर कोई उनको ये कहेगा कि वो हमारे पूर्वज हैं, अब कोई मान लीजिए जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई मेरा लड़का या मेरे बच्चा कोई अन्य गैर बिरादरी में शादी कर ले, तो वो मेरे पिता को यही कहेगा ना मेरा दादा है। भाई मेरा पिता को तो दादा ही कहेगा ना, लेकिन मेरा पिता उसके समाज का तो नहीं होगा, वो रहेगा तो राजपूत ही। तो इसलिए इस बात को, इस पॉइंट को भी आप अगर कहीं पे बहस होती है, लोग आजकल बहस करने लगते हैं भाई वो गुर्जर कैसे हो गए या वो जाट कैसे हो गए, तो वो हो सकते हैं, लेकिन वो उनके पूर्वज हो सकते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात हो रही है वो राजपूत ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, जिस बात पे जो हमारे बड़े भाई पत्रकार भाई हैं शक्तावत जी, उन्होंने एक बात बताई आपके सामने कि इतिहास से छेड़छाड़ होती है और उसके कुछ कारण षड्यंत्र हो सकता है। तो षड्यंत्र हो नहीं सकता, षड्यंत्र हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। षड्यंत्र इसलिए हो रहा है कि देश में जब से लोकतंत्र आया और यहां पर लोकतंत्र के अंदर राजसत्ता करने का जो तरीका है वो बदला, तो हर राजनीतिक दल अलग अलग प्रकार से अलग अलग समाज को अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करती है। तो उन्होंने सबसे पहले जो क्षत्रिय समाज है उनके ऊपर 30-40 साल पहले, ये जिसको आप आज महसूस कर रहे हैं कि इतिहास में और जो महान पूर्वज हैं उनके जातियां क्यों बदली जा रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज बदली जा रही है, ये 30-40 साल 50 साल पहले भी ऐसा होता था, लेकिन तब लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज सोशल मीडिया का युग है, लोग एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, कोई बात छुप नहीं पाती है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है इसको हमें समझने की जरूरत है। ऐसा इसलिए किया जाता है, और ऐसा पहले आपके साथ जैसे उदाहरण देता हूं, महाराणा प्रताप जी के सहयोगी थे पूंजा सोलंकी, उनको
काफी लंबे समय पहले एक राजनीतिक दल ने षड्यंत्र के तहत उनको भील घोषित कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि आप अपने मन में महसूस कीजिएगा, मान लीजिए ये दोनों हमारे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये दोनों पक्के मित्र हैं, ये पक्के दोस्त हैं, एक गाड़ी में बैठ के आए हैं और 25 साल 30 साल से इनकी दोस्ती है। और मैं इनको ये बताऊं, आज ये दोनों बैठे हुए हैं हमारे पाली साहब और भाई साहब, मैं इनको आज दोनों को ये बताऊं कि भाई साहब आप तो दोनों बहुत पक्के दोस्त हो। कहेंगे हाँ जी बहुत अच्छे हैं, 25 साल से दोस्ती है हमारी। और मैं इनको ये कहूं आज कि वो जो आपका जो दोस्त है वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन आपको एक राज की बात नहीं मालूम। वो कहेगा क्या जी? मैं कहूंगा जो इसके जो दादाजी थे, इसके जो परदादा जी थे, उसने आपके परदादा के इस बाजार में जो है चप्पल मारी थी। तो वो कहेगा अच्छा, और सच में ही मारा हो? तो वो आप अपने मन में ये महसूस करो, क्या उस दिन से उनकी दोस्ती वैसी रह पाएगी? बताओ। आपको मैं बताऊं कि आपके दादा के, उसके दादा ने पिटाई करी थी वहां पे, तो आपकी गांव में किसी से कितनी भी अच्छी दोस्ती हो और आपके दादा ने, आपने अपने दादा या परदादा को देखा भी ना हो और उसने भी ना देखा हो, लेकिन जिस दिन आपको यह बात पता चलेगी कि उसके परदादा ने आपके परदादा को बेइज्जत किया था, उस दिन से आपके मन में उस अपने उस दोस्त के प्रति थोड़ी सी कड़वाहट हो जाएगी कि यार इसने, इसके परदादा ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे हो जाएगी क्या नहीं? अब क्या है कि एक राजनीतिक दल है जो कि क्षत्रियों को, क्षत्रियों से हिंदू बनाया और अपना वोट बैंक बनाया। अब उसने सोचा कि सारे जितने भी महान लोग हैं, पूर्वज, आप ये देख लेना कि जिस पूर्वज के पीछे जाति के लिए लड़ाई है, उन सब ने मुसलमानों से लड़ाई हुई भी है उनकी। उससे 2000 साल पहले कोई पूर्वज के पीछे कोई वो नहीं है कि भाई वो किसका है, वो तो सब क्षत्रिय ही है, सब मानते हैं। जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, जिस पूर्वज के लिए भी लड़ाई झगड़ा है, आप देख लेना उसके इतिहास में उसकी किसी मुस्लिम सुल्तान या उससे लड़ाई हुई भी है। जैसे मिहिर भोज हैं और भी कई हैं उधर। अभी जो है एक को पासी घोषित कर दिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो है वो बैंस थे, राजपूत थे, लेकिन उनको पासी बना दिया। तो क्यों किया? क्योंकि जैसे आज आपके मन में महाराणा प्रताप जी को हमने आगे उभारा, हमारे मन में आया कि यार ये महाराणा प्रताप जी ने अकबर से लड़ाई लड़ी, तो हमें अकबर और उसके जितने भी आगे जो है उनसे खुद ब खुद जो है नफरत हो जाती है। अब उन्होंने देखा कि यार दूसरी जातियों में तो जो पूर्वज हैं ऐसा कोई है ही नहीं कि जो इनके मन में जो है मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करी जाए। तो एक एक आपका पूर्वज जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं था, ठा के हर जाति को एक एक दे दिया और उनकी मूर्ति लगवा दी। अब वो उसका बच्चा पूछता है जी बाबा जी ये कौन है? वो कहता है जी ये तो महान गुर्जर सम्राट वो है। वो कहेगा जी इन्होंने क्या किया था? भाई इन्होंने मुसलमानों को खदेड़ दिया था, लड़ाई लड़ी थी और फिर मुसलमानों ने इनसे लड़े। तो वो जो बच्चा है जब ऐसी बात सुनता है तो वो क्या होता है, उसके मन में आता है भाई हमारे बाबा को मुसलमानों ने बड़ा परेशान करा और मुसलमानों को उसी दिन डंडा ठा के अपने गांव में ही मुसलमानों के पीछे पड़ जाता है, अभी ठीक करूंगा इसको। तो ये एक षड्यंत्र है सिर्फ वोट बैंक बनाने का। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपका इतिहास का कोई महान पूर्वज जिनको आप इतना प्रेम करते हो, सम्मान करते हो, वो किसी दूसरी जाति में चला जाए या दूसरे समाज उसको ले ले। लेकिन अगर हम इस षड्यंत्र को समझेंगे तो अपने हर महान पूर्वज को सहज के रखेंगे और उनके जो पिता हैं
उनके पिता से उनकी जाति तय होती है, ना कि उसके आगे वाले से। आगे वाला तो कोई दूसरा भी जा सकता है। ऐसे बहुत उदाहरण मैं आपको दे दूंगा जिनको आप बहुत बड़ा बड़ा राजपूत इस समय योद्धा मानते हो, लेकिन वो उनके परिवार में दूसरे समाज में शादी हुई भी है। अब वो कहते हैं ये मेरा मामा है, तो वो कोई झूठ थोड़ी ना बोलता है, वो तो सच बोलता है, वो सच में ही है। क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई उनकी तो जो वाइफ है या जो उनकी माताजी है वो तो गुर्जर समाज से है। भाई जब उनकी माँ जो है गुर्जर समाज से है, तो जो उनके जो माँ के भाई हैं वो उनका भांजा ही तो लगा। वो कह रहे मेरा भांजा है ये, और सगा भांजा है। तो राजपूत कहते हैं कि ये राजपूत है, ये तो इतना बड़ा नाम है इनका राजपूतों में, ये कैसे गुर्जर हो जाएंगे, और गुर्जर इनको क्यों अपना भांजा बता रहे। तो लेकिन है तो है ही। तो इसलिए इस षड्यंत्र को आप समझिएगा। तीसरी बात में एक बात और बोलूंगा और मेरी बात भी समाप्त हो जाएगी कि आज के समय में जो आपने इतिहास की तो बात कर ली, इतिहास को संभालना भी बहुत दूर है, जरूरी है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, अभी सभी लोग गाड़ी चला के आए होंगे, तो गाड़ी के अंदर दो शीशे होते हैं, एक सामने देखने के लिए, एक होता है रियर व्यू। वो जो यहां दोनों ही सामने होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। अब गाड़ी तो चलती है सामने वाले शीशे में देख के ही। क्या पीछे दिखने वाले शीशे में जिससे पीछे देखा जाता है उसको देखकर कोई गाड़ी चला लेगा? नहीं चलेगी। तो हमारा समाज उसी शीशे में देख के अपने समाज को चलाना चाहता है। सिर्फ अपने इतिहास को देखते हुए हम सिर्फ अपने इतिहास का ही गुणगान करें और आगे कोई इतिहास ना बनाए, वो हमारे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जरूरी ये है, देखो इतिहास किस लिए होता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी आगे देखकर चलाएं, आगे का इतिहास बनाएं, और समय समय पर रियर व्यू में पीछे भी देखते रहें। यानी कि समय समय पर हम अपने महान पूर्वजों को याद करते रहें, देखते रहें, उनसे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये हमारे जीवन का काम करने का तरीका होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ऐसे ही जीवन को भी चलाना चाहिए। तो इसके लिए क्या चीज जरूरी है? हम जितने भी महापुरुष हैं हमारे, जब हम उनका गुणगान करते हैं तो गुणगान करने का एक ही, ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग हुए, अभी भी हैं, तो जितने भी महान पूर्वज हैं उन सबका इतिहास, सबका एक मेल खाता हुआ है कि उन्होंने अपने तलवार का जौहर दिखाया, कभी ना कभी दिखाया कि नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई जब तलवार से ये जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, महान योद्धा हैं, ये लड़ते क्यों थे? भाई क्यों लड़ते थे बताओ? जो तलवार है, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं, लोग तलवार भेंट करते हैं, पगड़ी पहनाते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई तलवार आपने मुझे क्यों दी? वो कहते हैं भाई ये तलवार जो है ये सत्ता और शक्ति का सूचक है कि नहीं? सत्ता का सूचक है ना। लेकिन जो समाज सही समय पे सही हथियार चलाना नहीं जानता, वो समाज पिछड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। मैं आपको बता दूं, राजपूत समाज ने दूसरे समाजों से हटके तलवार चलानी सीखी और उस तलवार के दम पे सत्ता हासिल करी और हजारों वर्षों तक सत्ता को चलाया बहुत अच्छे से। लेकिन जब मुगल आए तो वो तोप लेकर आए। अब जब वो तोप लेकर आए, अब तलवार लेकर यहां खड़े थे राजपूत, अब वो उसने वहीं से तोप का गोला घेरा, उस समय का नया हथियार लेकर आए वो, और उन्होंने सत्ता ले ली।
उसके बाद अंग्रेज आ गए बंदूकें लेकर, तो वो तोप पर तलवार लेकर यहां खड़े थे, उन्होंने उससे भी दूर से बंदूकों से उनको मार दिया और उस समय सत्ता हासिल कर ली। यानी कि जिसने सही समय पे सही हथियार लेकर आया उसने उससे सत्ता ले ली। अब अंग्रेजों के बाद देश में लोकतंत्र आया। अब लोकतंत्र में जो सत्ता हासिल करने का जो तरीका है, तलवार से तोप पे आया, तोप से बंदूक पे आया, और बंदूक से किस पे आया? बंदूक से आया वोटिंग मशीन पे। तो आज का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? वो है वोटिंग मशीन। जिसको वोटिंग मशीन चलानी आएगी वो समाज सत्ता पे बैठेगा। जैसे तलवार चला के आपके पूर्वज सत्ता पे बैठे, ऐसे ही सही भाई तलवार भी तो चलानी सिखाते थे ना पूर्वजों को, पहले ट्रेनिंग देते थे। भाई हर कोई थोड़ी ना तलवार चला सकता था, तो हर कोई जो है आज के समय में वो वोटिंग मशीन को भी चलाना नहीं जानते, उनको मालूम ही नहीं है वोटिंग मशीन कैसे चलती है। और जिसको मालूम पड़ गया, जैसे हमारे जाट भाइयों को मालूम है कैसे चलती है, तो उन्होंने चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उन्होंने सत्ता हासिल करी। हमारे यादव भाइयों को पता चल गया कैसे चलानी है वोटिंग मशीन, तो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उन्होंने सत्ता हासिल करी। हमारे मराठा भाइयों को पता चला तो उन्होंने महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करी। हमारे दलित भाइयों को पता चला कैसे वोटिंग मशीन को चलाना है लोकतंत्र के अंदर, जो सबसे बड़ा हथियार है आज का, तो उन्होंने भी सत्ता हासिल करी। तो जिस दिन क्षत्रिय समाज को आज का सबसे बड़ा हथियार चलाना आ जाएगा, उस दिन क्षत्रिय समाज भी सत्ता पे आएगा और अपने अधिकारों की भी रक्षा करेगा और दूसरे के भी अधिकारों को देगा। भाई कई लोग, मुझे हजारों की संख्या में तलवार भेंट हुई है आज तक, हजारों, पता नहीं कितनी होंगी, एक एक कार्यक्रम में 10-10, 20-20 भी मिल जाती हैं। तो मैं उनको ये कहता हूं, भाई ये तलवार से तो गांव का सरपंच भी नहीं बना जाता है। ये तलवार तो आज के समय में वह उछल कूद के करके कोई शो दिखाना हो, जैसे नट वाले हैं वो ही कर सकते हैं। देखो जो प्रैक्टिकल बात है वही मैं बता रहा। मैं आपको खुश करने वाली बात भी बोल सकता हूं कि ये यार वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मिलेगा उससे कुछ है नहीं। जिससे मिलेगा, और मेरा वादा है आपसे, इसी टाइम पर ही हम आपको सत्ता हासिल करके दिखाएंगे ईश्वर की कृपा से, अपने झंडे के साथ। उस पर हम और अपने झंडे के साथ सत्ता हासिल करके दिखाएंगे, और जो हमारे अधिकार हैं उनको लेकर दिखाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। 5 मिनट की बात अगर आप आज्ञा दे दो तो 5 मिनट की क्या बात है कि मैंने आपसे ये तो बता दिया भाई वोटिंग मशीन चलाना सीखो, तो आप कहो तो 5 मिनट में मैं वो चीज आपको बता दूं कि कैसे उसको चलाना चाहिए, अगर आप आज्ञा दें तो कैसे चलाना सीखे। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे महान पूर्वज हैं, उन्होंने जो हजारों सालों तक, एक दो नहीं, हजारों वर्षों तक जो उन्होंने सत्ता हासिल करके रखी, उसका एक ही कारण था। वो कारण था अपना झंडा। आप ये सोच लेना, ऐसा नहीं है कि उनके कोई 4 हाथ थे या उनके कोई बहुत वो 10 फुट के थे। सिर्फ उनमें एक ही विशेषता थी कि वो अपना झंडा बनाते थे। और जब से ये धरती बनी है और जब तक ये धरती रहेगी, जीत जो है वो सिर्फ सदा अपने झंडे की होती है। तो ये जो वोटिंग मशीन है, सबसे पहले अपना झंडा बना के
इस वोटिंग मशीन में उस झंडे को लेकर आओ और उस झंडे के सामने अंगूठा दबाना सीखो। अब आप सोच रहे होंगे ये झंडा क्या होता है और झंडे के होने या ना होने से क्या होता है। हमारे बड़े भाई साहब हैं, आदेश दिया है कुछ बस 5 मिनट के लिए और मैं लूंगा। तो हम लोग अपने महान पूर्वज की स्मृति दिवस मना रहे हैं। हजारों महापुरुष हुए। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा या उससे भी शॉर्ट करता हूं मैं। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, ठीक है जी, क्रिकेट का मैच हो रहा हो और भारत की टीम का कप्तान हो, भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम, रवि चौहान जी हमारे बीच में आ रहे हैं जिन्होंने अभी फूलों की बारिश करी आपके ऊपर, उनका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब का। अगर भारत की टीम का कप्तान अजरुद्दीन हो और पाकिस्तान की टीम का जो बॉलर है वो उधर आपको पता है सोडा राजपूत रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं जी। तो मान लीजिए उधर जो है कोई हमारे सोडा राजपूत परिवार का कोई बच्चा बॉलर हो, राम सिंह सोडा, वो बॉलर हो पाकिस्तान का और मैच हो रहा हो और अजरुद्दीन बैटिंग कर रहा हो, तो हम आखिरी बॉल हो तो हम क्या प्रार्थना करेंगे भाई, अजरुद्दीन इस पे आउट हो जाए या अजरुद्दीन जो है इस राजपूत बॉलर की गेंद पे छक्का मार दे। क्या सोचेंगे बताओ भाई? आउट हो जाए मतलब आप जो है भारत की टीम को हरवा दोगे? बताओ भाई। भाई एक तरफ बॉलर जो है वो सोडा भाई है अपना, दूसरी तरफ खिलाड़ी भारत से जो है वो अजरुद्दीन है? यही सोचोगे ना छक्का मार दे? क्यों सोचोगे? क्योंकि अजरुद्दीन आपके झंडे के नीचे खेल रहा है। तो जो झंडा होता है उसकी जीत होती है। ऐसे ही आप भी अपना झंडा बनाइए, अपने झंडे से चाहे अजरुद्दीन को खिलाओ, चाहे किसी रामलाल जाट को खिलाओ। जब वो जीतेगा, जब वो विधायक बनेगा तो आपके झंडे की गिनती बढ़ेगी और आपकी सत्ता आएगी। ये कहने का इसका तात्पर्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना मैं आपको दे दूं, ये आलियर गांव है अपने पटौदी में। 8 तारीख को, आने वाली 8 जनवरी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के मूर्ति का भव्य अनावरण आलियर गांव में हो रहा है। आप सबको उसमें निमंत्रण है। आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आलियर गांव में आप पधारिएगा। आदरणीय महाराणा साहिबा, समुपस्थित क्षत्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, तारों की तरह टमटमाते बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा वो शत्रुत्व, उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बंधुओं, जिन महापुरुषों ने सदियां बीती, युग बीते और धीरे धीरे वो महान पराक्रमी, वो एक ऐसा तेज पुंज